ने जब श्रीमद् भगवद गीता में कुरुक्षेत्र के, आपके राज्य का ही एक शहर है कुरुक्षेत्र, वहाँ पर महाभारत का युद्ध हो रहा है। अर्जुन थोड़ा अवसाद में है कि ये युद्ध हमें करना क्यों चाहिए, इसका मतलब क्या है, प्रयोजन क्या है, इसका हेतु क्या निकलेगा। तो भगवान ने कहा कि ये सब बातें तुम्हें शोभा नहीं देती हैं। तुम क्षत्रिय कुल में जन्मे हो, तुम्हारा धर्म है, तुम्हें लड़ना चाहिए, ठीक है। तुम लड़ोगे नहीं तो धर्मच्युत कहलाओगे, धर्म से अलग हट जाओगे, ठीक है। तो वो बहुत सारे प्रश्न कर रहा है। 700 श्लोक हैं श्रीमद् भगवद गीता में। उनमें से भगवान कहते हैं कि पंडितों के से वचन बोलना तुम्हें शोभा नहीं देता, ठीक। तुम क्षत्रिय हो, युद्ध करो, युद्ध तुमको करना चाहिए। वस्तुतः गीता धर्मपरायण ग्रंथ है ना, जो आपको धर्म में प्रवृत्त होने के लिए प्रेरित करती है, ठीक, हर व्यक्ति का धर्म। और उसकी व्याख्या करते हैं। प्लेटो का जो थ्योरी है जस्टिस की, वो श्रीमद् भगवद गीता से ही उसने ली है। मैं नहीं कह रहा, विलियम जॉन्स हुए हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चीफ जस्टिस, भारत में रहे हैं 10 साल। उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, 13 किताबें उनके द्वारा लिखी गई हैं। उनका संपादन टेनमुथ नाम के व्यक्ति ने किया है। 1783 से 1793 तक वो भारत में रहे हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, बाद में फिर इंडिया, उसकी स्थापना उन्होंने की है। उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं वारेन हेस्टिंग्स, उस समय भारत के गवर्नर जनरल हैं, वो उसके प्रेसिडेंट हैं। वो लिखते हैं कि भारत के जो षड दर्शन हैं उनसे सुकरात प्रभावित है, पाइथागोरस प्रभावित है, ठीक है। उनसे जैनों का स्टोइक प्रभावित है, उनसे प्लेटो प्रभावित है, उनसे थलेस प्रभावित है ना। और एक और है, 6 लोग हैं, वो 6 दर्शनों से प्रभावित हैं। फिर वो लिखते हैं कि जो प्लेटो है वो व्यास से प्रभावित है, ठीक है। व्यास ने क्या लिखा है? व्यास ने श्रीमद् भागवत लिखी। भगवद गीता महाभारत का हिस्सा है। तो जब वो कहते हैं कि वो व्यास से प्रभावित हैं, तो व्यास के वो, जिसको हम आज की तारीख में सोशल जस्टिस बोलते हैं, भारत में उसको न्याय बोलते हैं, वो न्याय के सिद्धांत से प्रभावित हैं। प्लेटो का हमने पढ़ा है, जो उनका रिपब्लिक है, रिपब्लिक को पढ़िए और श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक पढ़िए, 18वें अध्याय। चातुर्वर्ण मया सृष्टा गुण कर्म विभाग सह। मेरे साथ 2 बच्चे पीएचडी कर रहे हैं, एक बच्चा इसी पर कर रहा है, रूट्स ऑफ सोशल जस्टिस इन संस्कृत लिटरेचर विद स्पेशल रेफरेंस टू प्रस्थानत्रयी। दूसरा बच्चा पीएचडी कर रहा है, रूट्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म इन संस्कृत लिटरेचर, कॉमा, विद स्पेशल रेफरेंस टू प्रस्थानत्रयी। प्रस्थानत्रयी माने अराइवल बिंदु, जहाँ से हम जीवन को समझना शुरू करते हैं, ठीक, तो उसको प्रस्थानत्रयी बोलते हैं। तो प्रस्थानत्रयी में श्रीमद् भगवद गीता आती है, ब्रह्मसूत्र आता है और वेदांत उपनिषद आते हैं, एकादश उपनिषद, बड़े उपनिषद हैं इसलिए वो आते हैं। तो विलियम जोन्स कहते हैं कि प्लेटो के ऊपर, प्लेटो का जो रिपब्लिक है बेसिकली, वो तो प्लेटो कहते हैं लेकिन रिपब्लिक में आप देख सकते हैं, तो वो कहते हैं कि उस पर व्यास का प्रभाव है। व्यास ने गीता लिखी है, श्रीमद् भगवद गीता बोली भगवान कृष्ण ने है, इसलिए उसका नाम है भगवद। भग माने भगवान, वद माने बोला गया। जो चीज़ भगवान के द्वारा बोली गई वो गीता। गीता 40 है, 40 प्रकार की गीता है, लेकिन इसको भगवद गीता इसलिए बोलते हैं क्योंकि एकमात्र गीता ऐसी है जो भगवान के द्वारा बोली गई है, इसलिए इसका नाम भगवद गीता है।
उसमें वो कहते हैं चातुर्वर्ण मया सृष्टा गुण कर्म विभाग सह। अर्जुन, ये चतुर्वर्णी सृष्टि मेरे द्वारा रची गई है। आई एम द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, जिसमें व्यक्ति के गुणों के आधार पर कर्मों का निर्धारण किया है। प्लेटो यही कहता है रिपब्लिक में। दार्शनिक राजा की संकल्पना देता है, वॉरियर क्लास की संकल्पना देता है, प्रोडक्शन क्लास की संकल्पना देता है। ये श्रीमद् भगवद गीता से उसने लिया है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये विलियम जोन्स कह रहा है। 1783 से 1793 तक भारत में रहा है। तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से यही कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में कैसा था ये सब ज्ञान मुझे पता है। तो वो कहते हैं कि ये बड़ी अजीब बात है, आप बड़ी बातें कर रहे हैं। आपका जन्म तो मेरे साथ ही हुआ है। जब मैं पैदा हुआ, आप मुझसे साल 2 साल पहले पैदा हुए हैं। ठीक, मामा फूफी के लड़के हैं, आप मेरे मामा के बच्चे होते हैं। तो वो कहते हैं हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन मेरे जन्म में और तुम्हारे जन्म में समानताएं तो हैं। हम दोनों एक साथ पैदा हुए हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे का समय है हमारा, लेकिन मुझे पहले की भी बातें याद हैं। तुम वो बातें भूल गए हो। भूल कैसे गए हो? माया के द्वारा। अभी जो माया शब्द है, ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है? जरा हाथ उठाएं। नेगेटिव कितने मानते हैं कि माया नेगेटिव है? 1 2, ऐसे उठाते हैं हाथ। 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर कुछ नहीं मानते, बाकी सब पॉजिटिव मानते हैं। माया पॉजिटिव है, माया नेगेटिव कैसे है? माया माँ ठगनी हम जानी, कबीर का भजन नहीं? ठीक, माया तो माँ ठगनी है, ठीक है, ठग लेगी। ठीक, और उसी माया के वर्तमान माया को हमने नैनो के साथ भी जोड़ दिया। नैना तेरे क्या कर लेंगे? ठग लेंगे, है ना? क्योंकि माया है। वेद में माया ठगनी नहीं है। टर्म कैसे बदलते हैं, टर्म अर्थ कैसे बदलते हैं, उन अर्थों के बदलने से नैरेटिव कैसे बदल जाता है। ठीक है? अच्छा, किसी को स्त्री ने ठग लिया होगा, किसी को माया ने ठग लिया होगा, तो उसने मान लिया कि माया ठगनी है, इससे बचना चाहिए। ठीक, हमारे ज्ञात इतिहास में किसको माया ने ठगा? 2 लोगों ने स्त्री को ठगनी माना है, मोहिनी माना है, ठगनी माना है, माया माना है। कौन है वो 2 लोग? कौन है? नहीं, केकई को किसने ठगा? हाँ चलो, मान लिया नारद को, मान लिया। हाँ चलो, तुम्हारी बात मैं मान रहा हूं, लेकिन नारद तो तुरंत निकल आए बाहर। ठीक है? विश्वामित्र भी निकल आए तुरंत। ठगने का मतलब होता है जो वहीं रम जाए। मैं कहता हूं 1.5 व्यक्तित्व ऐसे हैं जिन्होंने स्त्री को ठगनी मान लिया। ठीक है? एक भगवान है। अब तो बता दो, हैं? राम को कहां ठगा? हैं? ना, शूर्पणखा ना ठगा। ठगा होता तो शादी कर लेते ना। महादेव को भी कहां ठगा ना, उनको भी कहां ठगा। इंद्र तो भगवान थोड़ी हैं, मैं तो भगवान कह रहा हूं। भगवान बुद्ध ठीक है? उन्होंने स्त्री को
माया माना है। ठीक है, माना है। क्यों? हाँ, इसलिए वो दिन में नहीं गए, पत्नी से विदा लेकर नहीं गए। इसलिए मैथी शरणगुप्त ने लिखा ना, सखी वे मुझसे कहकर जाते। ठीक, हम ही भेज देते हैं रण में छात्र धर्म के नाते। हमें पता है कि युद्ध में जा रहा है, हम टीका करते हैं उसका, उसकी आरती उतारते हैं और फिर उसको लड़ने के लिए भेज देते हैं। और ये गारंटी नहीं कि वो रण में से जीत कर ही लौटेगा, उसका पार्थिव शरीर भी आ सकता है। ठीक है, चोरी चोरी गए, कहती है वो, मुझे जीवन भर दुख इस बात का रहेगा कि उन्होंने मुझे इतना निर्बल मान लिया कि मैं उनके मुक्ति के मार्ग में बाधक बन जाऊंगी। हम तो छत्राणी हैं, हम कैसे बाधक बन सकते हैं? हम तो उनको सजाकर संवार कर टीका कर कर आरती उतार कर युद्ध करने के लिए भेजते हैं। ये शायद ये बात वो भूल गए। वो पहले व्यक्ति हैं जो माया माना कि मैं शायद दिन में जाऊंगा तो बच्चे का मोह। उन्होंने भगवान बुद्ध ने ये बात कभी कहीं बोल दी है कि सर कि मैं ऐसा मानता हूँ, ऐसा भी हो सकता है कि वो गए, उनमें इतना नैतिक बल नहीं था कि मैं सामना कर पाऊँ इसका, तो भी वही है, और क्या है? नैतिक बल का अभाव भी क्या है? यदि तुम अपने कर्म में उद्यत हो और कोई तुमसे आगे कहे कि चलो शादी कर लें, नैतिक बल जवाब दे गया ना आपका। तुमको बोलना चाहिए कि नहीं, अभी शादी का समय नहीं है, मेरी पीएचडी की पढ़ाई पूरी है, अभी पीएचडी पूरी होनी है, वाइवा बचा है, 2 महीने इंतजार कर सकती हो तो करो। और तुमने कहा चलो, ठग लिए गए ना। और यदि तुम बिना उससे मिले भाग जाते हो तो तुम उसके ठगे जाने से भयभीत हो, इसलिए तुम उसका सामना नहीं कर पाए। तुम वाकई में अंदर से मजबूत हो, ठगे जाने के भय से मुक्त हो, तो तुम कहोगे कि मैं शादी भी करना चाहता हूं लेकिन पीएचडी भी पूरा करना चाहता हूं। बिना पीएचडी के शादी नहीं करूंगा, यह भी तय है, और तुम्हारे अलावा किसी से शादी भी नहीं करूंगा, यह भी तय है। तुम डिसाइड करो। यह है, तुम ठगे नहीं जाना। माया ने तुमको मोहा नहीं, इंतजार करते रहे। मैं जानता हूं बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। तो नैतिक बल भी आपका तभी कमजोर पड़ा जब आप ठगे जा रहे हो, है ना। एक उन्होंने माया मान लिया। प्रारंभ में हीनयान है। हीनयान क्या है? छोटा छोटा जहाज। वो क्या कहते हैं कि मुक्ति सबको नहीं मिलेगी, है ना। मुक्ति कम लोगों को मिलेगी। मुक्ति उनको मिलेगी जो मुक्ति के मार्ग पर जाएंगे। तो भेदभाव है ना, सबको अधिकार है मुक्त होने का। ये किसने कह दिया? इसलिए वो कहते हैं स्त्रियों को तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। ठीक, भगवान बुद्ध का भी प्लेटो के ऊपर प्रभाव है। ठीक है, जब वो कहता है कि स्त्रियां पुरुषों की तुलना में क्या है? कमतर हैं। उनके दांत भी कम हैं पुरुषों की तुलना में, है ना। कहता है ना, कितने कम दांत हैं? 4 दांत कम है। क्यों कम है? किसी भी महिला का मुंह खोलते गिन लेते, और किसी भी पुरुष का गिन लेते। तो हो सकता है कुछ पुरुषों के भी 28 निकल आते, कुछ महिलाओं के 32 भी निकल सकते थे, 34 भी निकल सकते थे। लेकिन सालों साल चला आया। ये वही है, पुराण मित्येव न साधु सर्वम। जो पुराना है वो सब कुछ सही है, जरूरी नहीं है। तो इन्होंने कहा स्त्री मुक्त नहीं होगी। इसलिए विश्व का पहला महिला अधिकारों को लेकर आंदोलन, एक बच्ची आई थी फेमिनिज्म पर कुछ काम कर रही है ना। अब पश्चिम ने बता दिया फेमिनिज्म नंबर 1 पुरुष और स्त्री की बराबरी।
है ना। नंबर 2 शिक्षा का अधिकार, नंबर 2 राइट टू वोटिंग, नंबर 3 राइट टू जॉब, नंबर 4 राइट टू इक्वलिटी, नंबर 5 राइट टू प्लेजरमेंट, नहीं, नंबर 6 ठीक स्ट्रगल अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, यही है ना 5वां फेज, 6ठा फेज, 7वां फेज। हम माँ क्यों बनेंगे, एक्स माँ क्यों नहीं बनेगा। वो माँ बन जाएगा तो वो स्त्री हो जाएगा, तुम पुरुष हो जाओगे, फिर वो लड़ाई लड़ेगा। समझ में आना चाहिए ना। वहां पर अधिकारों के लिए संघर्ष हो रहा है, वहां इक्वलिटी के लिए संघर्ष हो रहा है। ठीक है, यहां ये सब अधिकार थे। अभी आऊंगा, बेस शुरू करूंगा, ठीक है। और ज्ञान थोड़ा इतना प्रकाशित हो जाओ कि पूरी रात चमकते रहो, है ना। आपको ये सब अधिकार प्राप्त थे, आपके साथ सामाजिक भेदभाव नहीं था। जो कहते हैं गलत कहते हैं। मेरे पास एग्जाम्पल है, मैं परसों रात तक हूं, आप भी एग्जाम्पल ढूंढ कर ला सकते हैं कि पवन शर्मा आप गलत कह रहे हैं। विभेद कहां से पैदा हुआ है वो रूट्स भी जानना चाहिए आपको, नहीं तो फिर पढ़े लिखे होने का फायदा क्या है। फेमिनिज्म पे काम करने वाली बच्चियां बच्चे आते हैं, मैं कहता हूं बताओ विश्व का पहला फेमिनिस्ट मूवमेंट अदर देन यूरोप और अमेरिका कहां हुआ, कोई नहीं बता पाता। एक महिला है, उनकी किताब पढ़ाई जाती है, नाम नहीं बताऊंगा उनका मैं, यूरोपियन फेमिनिज्म से परिचित है बस वो। क्योंकि हमने ये मान लिया कि भारत में तो कुछ हुआ नहीं है ना। यहां क्या हुआ है, वेदों को हमने पास्टोरल राइम्स कहा है ना। वेद में क्या है, वेद में तो आदमी घूम रहा है, तो हिंदुस्तान में कुछ कैसे हो सकता है। इसलिए कोई नहीं बता पाया। जिन्होंने किताब लिखी उनकी लार्जली सर्कुलेटेड बुक है, हिंदी में बड़े प्रकाशन ने छापी है। मैं उनसे पूछता हूं बताइए, कहती हैं पता नहीं। और ताज्जुब ये, उन्होंने मुझसे कभी पूछा भी नहीं। ये 2-3 बच्चे मेरे सामने आए हैं इंटरव्यू में, मैं जो प्रश्न पूछता हूं आप जवाब नहीं दे पा रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन जाते समय पूछ तो लीजिए। कुछ बच्चे पूछते हैं मुझसे जाते जाते कि सर बता जाइए प्लीज इसका मतलब क्या होता है। मैं कहता हूं उसका मतलब ये होता है, तो वो बैठ जाते हैं, सर 2 मिनट और ले लें आपके। हाँ ले लो। उन्होंने कभी नहीं पूछा कि सर आप ही बता दीजिए, आप हर बार पूछते हैं मुझसे। नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि उनको भारतीय परंपरा में, उनको ये कल्पना ही नहीं है कि भारत में भी कभी इस प्रकार का आंदोलन उठ सकता है। और पश्चिम का उनको ध्यान नहीं है, 16वीं शताब्दी से पहले वो जाती नहीं। इसलिए भगवान बुद्ध की माता हैं और भगवान बुद्ध की पत्नी हैं, जिन्होंने पहला आंदोलन भगवान बुद्ध के मठ के बाहर किया है। अपने साथ, यदि मैं गलत नहीं तो 40 के लगभग महिलाएं हैं, उन 40 महिलाओं को लेकर आंदोलन किया है। क्यों आंदोलन किया है? कि हम भी संन्यास्त होना चाहते हैं, हम भी तुम्हारे मठ में शामिल होना चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि मुक्ति हमें भी चाहिए। हम भी ब्रह्म है ना, तुम मुक्त हो सकते हो तो हम मुक्त क्यों नहीं हो सकते। और मैं गलत नहीं हूं तो तिक न्यात हन की किताब, मैंने कहा मैं आपको किताबों के नाम बताते चलूंगा, जिससे आपको यह ना लगे कि पवन शर्मा मन गढ़ंत बातें बता गया। और तिक न्यात हन, यदि मैं फिर गलत नहीं हूं तो कोरियाई मॉन्क्स हैं, उन्होंने भगवान बुद्ध की जीवनी लिखी है। किताब का नाम है जहां जहां चरण परे गौतम के, अंग्रेजी में है, उसका हिंदी अनुवाद है। वो लिखते हैं
7-8 दिन, 9 दिन, 10 दिन इन्होंने मठ के सामने धरना प्रदर्शन दिया है कि हमें भी मुक्ति का अधिकार चाहिए, शिक्षा का अधिकार है, वोटिंग जो बिहेवियर है वो इनको मिला हुआ है, शिक्षा का अधिकार है, जॉब का भी अधिकार है, इक्वलिटी का भी राइट है, लेकिन भेद कहां हो रहा है? मृत्यु के बाद। तुम मुक्त नहीं होगी, मुक्त सिर्फ हम होंगे। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सब मुक्त होंगे, क्योंकि वेद किसी को रोकता नहीं है। जब इन्होंने धरना प्रदर्शन किया, भगवान बुद्ध अपनी संगति के इनके सम्मुख आए और सम्मति हुई। तो भगवान बुद्ध के जिनको भगवान बुद्ध ने जिनको पहला उपदेश दिया है, उनमें शायद कौंडान्यन या कौंडायन करके एक पंडित है, कहा कि ठीक है, तुमको भी मैं सन्यासी होने का अधिकार दे रहा हूं, लेकिन सन्यासी होकर भी तुम इंडिपेंडेंट चिंतन नहीं करोगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे भटकने के चांसेस ज्यादा हैं। तो तुम किसका मार्गदर्शन प्राप्त करोगी? इसका। ये तुम्हारा मेंटर होगा। ठीक है? ये पहला विश्व का आंदोलन है जो महिलाओं के द्वारा शुरू हुआ है। और किस लिए शुरू हुआ है? मुक्ति के लिए। इसमें दैहिक सुख नहीं है, इसमें शैक्षणिक अधिकार भी नहीं है, इसमें नौकरी का अधिकार भी नहीं है, कोई ऐसा अधिकार नहीं है जिसके को लेकर पश्चिम में, लेकिन हमको पता नहीं है, इसलिए हम लौटते ही नहीं। और वो फिर खांचों में बांटते हैं। मैं पूछता हूं, क्या नारी को खांचों में बांटा जा सकता है? इज इट पॉसिबल? नारी नारी है, नारी जननी है। वो गांव की हो, शहर की हो, पूरब की हो, पश्चिम की हो, अगड़े की हो, पिछड़े की हो, हाँ, वो नारी है। वो मां बनेगी, बेटी बनेगी, बुआ बनेगी, पत्नी बनेगी, तो वो इस ग्राउंड पे नहीं बनेगी कि मैं एक्स कम्युनिटी को बिलोंग करती हूं, एक्स सोसाइटी को बिलोंग करती हूं। उसका वे ऑफ थिंकिंग एक सा है। करोड़पति परिवार की पत्नी, करोड़पति महिला भी वैसा ही सोचती है जैसे पर तुम पीएचडी कर रही हो। वे ऑफ थिंकिंग में कोई अंतर नहीं है। किसी पे बड़े संसाधन है तो अपने बेटे के बर्थडे में हवाई जहाज गिफ्ट करती होगी, किसी के पास सीमित संसाधन है तो वो आटे की चिड़िया बनाकर उसको कहती होगी तेरे बर्थडे पर बेटा ये आटे की चिड़िया है। फीलिंग्स में कहीं कोई अंतर नहीं है। इसलिए भारत में स्त्री को उस प्रकार से नहीं समझा गया जैसे पश्चिम समझता है। दूसरा, स्त्री पुरुष भी है, पुरुष स्त्री भी है। हर स्त्री के अंदर पुरुष विद्यमान है, हर पुरुष के अंदर स्त्री विद्यमान है। हम उनके गुणों का विकास उस हिसाब से नहीं करते। हम कर लेते हैं तो हमको लगता है कि ये तो स्त्रैण हो गया, ये पौरुषय हो गया, क्योंकि स्त्री और पुरुष भारत में एक ही शरीर से उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा के एक ही शरीर में से स्त्री और पुरुष ने जन्म लिया है। भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हैं। सृष्टि का विस्तार दोनों का समुच्चय है। हम लिखते हैं ना इंग्रेडिएंट्स, यदि पुरुष के इंग्रेडिएंट्स लिखोगे तो क्या लिखोगे? एक्स वाई, क्या बोलते हैं, एक्स वाई क्रोमोसोम्स। हाँ, वो कहां से आए? हाँ, स्त्री और पुरुष से। तो लस्सी की प्रॉपर्टी, दूध की प्रॉपर्टी, छाछ की प्रॉपर्टी, हाँ,
बर्फी की प्रॉपर्टी एक है, स्त्री और पुरुष की प्रॉपर्टी दो, कैसे हो जाएंगी? स्त्री भी पुरुष के उन्हीं क्रोमोसोम से बनकर बनी है जिनसे पुरुष बना है। भेद कहां है? भेद तो भूमिकाओं को लेकर है। कौन समझाएगा? हमको कहा जाता है फलानी महिला विश्व की पहली पायलट, पहली ड्राइवर, पहली आर्मी की ऑफिसर, विश्व की पहली महिलाओं का रेजिमेंट भारत में बना है। कितनों को पता है? अरे कल परसों की बात है, मैं वेद के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं सब, अभी वेद से बाहर नहीं आ रहा हूं। ये मेरे बच्चे जानते हैं वेदों से बाहर आने में मुझे कई दिन लग सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास सीमा है, तुम्हारे पास मेरी सीमा है परसों तक की, इसलिए आज शाम तक बाहर आ जाऊंगा वेद से। थोड़ा समय ज्यादा ले लूंगा आपका, वो अलग बात है। पहली महिला बटालियन, पहली महिला रेजिमेंट वेद में बनी है। इंद्र की पत्नी इंद्रायणी, ठीक है, महिलाओं की स्वतंत्र रेजिमेंट प्रार्थना कर रही है, मैं युद्ध में विजयी हूं, शत्रु मुझे देखकर हताश हो जाए। तो कोई लोरी थोड़ी सुना रही है, युद्ध में जा रही है ना, तब प्रार्थना कर रही है, हे भगवान पास हो जाऊं। इसका मतलब एग्जाम में अपियर हो रहे हो ना, एग्जाम में अपियर नहीं हो रहे हो तो पास होने की प्रार्थना क्यों कर रहे हो? फिर तो जो कोई भगवान लस्सी बन जाए, लस्सी बनाने जा रही हूं, लस्सी नहीं बना रहे ना, पास होने की प्रार्थना कर रहे हो तो अपियर हो रहे हो ना एग्जाम में। जब वो प्रार्थना कर रही है, पहली महिला विपश्चला नाम है, खेल ऋषि की पत्नी है, युद्ध करती है, ठीक, युद्ध में पहले राउंड में हार जाती है, पैर कट जाते हैं, लौट के आती है, कहती है, सॉरी खेल ऋषि की पुत्री है, अपने पिता से कहती है कि मेरे पैर लगवा दो लोहे के, ठीक, अश्वनी कुमारों को बुलाकर मेरे पैरों को लोहे का बनवा दो, लोहे के लगवा दो, मैं फिर युद्ध करूंगी, ठीक है। वो कहते हैं कि तू तो हार गई है, कैसे युद्ध करेगी? कहते हैं पैर लोहे के लगवा दो, मैं युद्ध जीत जाऊंगी, आपको हंसी आएगी। द्वितीय विश्व युद्ध सबने पढ़ा होगा आईआर में, सेकंड वर्ल्ड वार। सेकंड वर्ल्ड वार में एक मेजर घटना हुई थी, चार्ल्स द गाल, नाम सुना है? कौन थे? हाँ? पहले फ्रेंच जर्नल थे, बाद में राष्ट्रपति, पंचम गणतंत्र के, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध में फ्रांस को अंग्रेजों ने, जर्मनी ने हारा हुआ घोषित कर दिया था। उनके पास 5000 सैनिकों की टुकड़ी थी, यदि मैं गलत नहीं हूं तो, मैं थोड़ा हिस्ट्री विस्ट्री आंकड़े में हो सकता है, इसलिए मैं तो नाम बताता हूं, आप रेफर कर लीजिएगा, काउंटर चेक कर लीजिएगा। उनको लेकर वो ब्रिटेन पहुंच गए और फ्रांस को हारा हुआ घोषित कर दिया गया था। उन्होंने बीबीसी से कहा अभी फ्रांस हारा नहीं है। क्यों? क्यों नहीं हारा है? क्यों नहीं हारा? अरे आप में से आईआर के विद्यार्थी होंगे ना बहुत सारे, हैं? क्यों नहीं हारा फ्रांस? क्यों नहीं हारा फ्रांस? क्योंकि अभी मैंने सरेंडर नहीं किया है, मैं भी फ्रांस का ही हूं, फ्रांस का जनरल हूं, एक टुकड़ी मेरे पास है। और फिर द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ? फ्रांस फिर विजयी हुआ, 5 बड़ों में शामिल हुआ। हम चार्ल्स द गाल को रेफर करते हैं, विपश्यला को नहीं करते।
क्योंकि हमको पता नहीं है और हमको विश्वास भी नहीं है। हमको वेद इस दृष्टिकोण से कभी पढ़ाई भी नहीं गए। विपश्यला यही कहती है कि पिताजी अभी हारी नहीं हूं, आप मेरे पैर लगवा दीजिए, मैं फिर युद्ध करूंगी। वो युद्ध करती है और असुरों को हरा देती है। ये दो एग्जाम्पल हैं ऋग्वेद के जो ये सिद्ध करते हैं कि ऋग्वेद में महिला रेजिमेंट थी, महिलाएं लड़ती थीं, महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त थे पॉलिसी मेकिंग में भी। महिलाएं प्रार्थना कर रही हैं कि मैं सभा में जा रही हूं, मैं विजयी हूं। तो सभा में क्या मास्टर शेफ का कंपटीशन थोड़ी होता है? सभा में जा रही हूं, सभा में एग्जीक्यूशन होता है पॉलिसीज का। इसलिए वो कह रही है कि मैं सभा में जा रही हूं, मैं समिति में जा रही हूं। सभा समिति में इक्वल पार्टिसिपेशन है। हमको बताया ही नहीं, क्योंकि वेद तो उस दृष्टिकोण से है नहीं ना जिस दृष्टिकोण से होने चाहिए थे। यदि उस दृष्टिकोण से उनकी व्याख्या होती तो आपको पता होता। चौबीस महिलाएं ऋषिकाएं जिन्होंने 400 से अधिक मंत्र लिखे हैं वेदों में। ठीक है, कोई लगा दीजिए, गूगल करता जाएगा, हैंड टू हैंड देख लेगा जो बातें बोल रहा हूं, जिससे आपको रात में परेशान नहीं होना पड़े। 400 ऋषिकाएं हैं, 24 ऋषिकाएं हैं जिन्होंने 400 से ज्यादा मंत्र लिखे हैं। इसलिए वैदिक सोसाइटी में कहीं पर भी महिला ऐसी नहीं है कि उसके साथ भेद हो रहा है। वो खेत में काम कर रही है, पुरुष भी काम कर रहा है। वो घर में काम कर रही है, पुरुष भी घर में काम कर रहा है। वैदिक सोसाइटी में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। सब अपनी अपनी भूमिका तय कर रहे हैं, कहीं लेश मात्र भी अंतर नहीं है। इसलिए वेद में माया शब्द आया है। वेद में माया शब्द ठगनी नहीं है। माया शब्द वेद में डसने वाला भी नहीं है। माया शब्द वेद में आपको थोड़ा बहुत मोहने वाला हो सकता है, लेकिन ठग के रूप में तो नहीं है। तो वेद की माया क्या है? वेद में माया, मैंने कहा पढ़ने का भी तरीका होना चाहिए। चीजें पढ़ोगे कैसे? इसलिए वेद में माया शब्द स्किल्ड के रूप में, कौशल्य के रूप में। वेद में माया शब्द ठगने के लिए नहीं है, सौंदर्य के रूप में है, कौशल्य के रूप में है। बहुत सुंदर मकान बनाया है। मेगस्थनीज की इंडिका उठा के देखिए, जब वो आया है पाटलिपुत्र में, लिखता है इतने बड़े बड़े भवन हैं, इतने बड़े बड़े खंबे हैं लंबे लंबे, उनको देखकर लगता है कि ये भवन और ये खंबे देवताओं ने बनाए होंगे, ये मनुष्य निर्मित नहीं लगते, नजर नहीं हटती उनसे। गाना है ना, नजारे हम क्या देखें, ये वैसा ही है, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, ये वैसा ही है। चेहरे से नजर क्यों नहीं हट रही है? क्योंकि सौंदर्य है ना। फिरोज खान की एक पिक्चर है, वो तेरे चेहरे में वो जादू है, तेरी ओर चला आता हूं, है ना। क्या है? सौंदर्य है। अर्जेंटीनियन एक
पेंटर हुए, रेनेसां के पेंटर हैं। मैंने कहा मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूं, मेरा उच्चारण थोड़ा गलत हो सकता है। विंसेंट वैन गॉफ, नाम सुना होगा आपने ना, उच्चारण में गलत कर रहा हूंगा, हो सकता है। अर्जेंटीनियन है, जिस युग में पैदा हुए हैं उस युग में सब कुछ धुंधला सा है। उन्हें पूरी पूरी दुनिया में लगता है कि जैसे आग ही आग लग रही है सब जगह, इसलिए उनकी जितनी भी पेंटिंग्स हैं वो सब ऐसी ही हैं, है ना, सब कुछ धूमिल धूमिल सा। एक पिक्चर आई गुरुदत्त की, ये दृष्टि सृष्टिवाद है। आपकी जैसी दृष्टि होगी वैसी आपको सृष्टि दिखेगी। इसने संस्कृत में कहा शिवम भूतवा शिवम इजेत। आप शिव जैसे सोचेंगे तो शिव हो जाएंगे। ब्रह्मविद ब्रह्मणेव भवति, ब्रह्म को जान जाओगे तो ब्राह्मण हो जाओगे। तुलसी लिखता है जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये दृष्टि सृष्टिवाद है। उनको सब कुछ धुंधला का दिखता है, इसलिए वो पेंटिंग्स भी ऐसी बना रहे हैं। हमको दिख रहा है ऐसा सब कुछ, तो हम जैसा देखते हैं वैसा हमको लगता है और वैसी फिर हम व्याख्या करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं पढ़ने का पैटर्न आना चाहिए, पढ़ने का तरीका आना चाहिए। इसलिए मैंने कहा 1.5 आदमी स्त्री को माया मान रहे हैं। एक भगवान मान रहे हैं, दूसरे आदि शंकर भी मान रहे हैं। लेकिन आदि शंकर को भगवती प्रकट हो गई, उन्होंने बाद में फिर सौंदर्य लहरी लिख डाला, ठीक है, इसलिए उन्होंने अपने को करेक्ट कर लिया। भगवान तथागत भी यदि आगे और रहते तो वो भी अपने को करेक्ट कर लेते। और बाद में थोड़ा सा प्रभाव बाबा कबीरदास पर है, उन्हीं का तो है माया महा ठगनी हम जानी, क्योंकि वो वेदांत से प्रभावित है। इसने भगवान बुद्ध, आचार्य शंकर और बाबा कबीरदास तीनों को मिलाकर पढ़िए तो आप पाएंगे इन तीनों पर वेद का स्त्री को लेकर दृष्टिकोण अलग है। स्त्री में माया सौंदर्य है, माया कौशल है, माया ठगनी नहीं है, माया आपको भटकाने का मार्ग नहीं है। आपको कोई चीज सुंदर लगती है, लगता है एक बार और देख लें, एक बार और देख लें। अब ये बारंबारता जो है, फ्रीक्वेंसी जो है, ये आपको मोह माया में जकड़ सकती है। इसलिए जकड़ लेगी तो नैतिक बल कम है गुरु, जकड़ेगी नहीं तो नैतिक बल आप में उच्च है। इसलिए वैदिक परंपरा में माया शब्द कौशल्य के लिए है। इसलिए लिखा है उषा इतना सुंदर वस्त्र पहनकर गई है, मन को मोहता है। मेरा एक पेपर है वैदिक परंपरा में वस्त्र उद्योग। आप कल्पना करेंगे आज की तारीख में हम कहते हैं कि फलानी बेरी ने, ये नाम नहीं ले रहा हूं मैं उनके, बहुत सारी महिला फैशन डिजाइनर हैं, बहुत सारे पुरुष फैशन डिजाइनर हैं, वो सोने चांदी के तारों को मिलाकर कपड़ा बुन रहे हैं। उसका ड्रेस है, वो लाखों में करोड़ों में तैयार हुई है। हम देखते हैं, पढ़ते हैं, वेदों में सूती धागे के साथ, रेशमी धागे के साथ सोने के और चांदी के तार मिलाकर कपड़े बन रहे हैं। उन कपड़ों में बाहर से और भी एम्ब्रॉयडरी हो रही है और वो कपड़ा इतना मोहक है कि मोह रहा है। उसके लिए एग्जाम्पल है,
वो लिखते हैं उत्तर की दिशा से मरुत ऐसे वस्त्र पहनकर आता है, उषा ऐसे वस्त्र पहनकर चली गई। ये एंटरप्रेन्योरशिप है, उद्यमिता है, उद्यमशील समाज है, सोने के आभूषण है, नाना प्रकार के सोने के आभूषण हैं व्यवस्थित तरीके से। इसलिए जो वैदिक समाज है वो कौशल्य समाज है। वो आपको इस प्रकार से माया मोह में जकड़ सकता है जो सौंदर्य के आधार पर जकड़ा जाता है, कुशलता के आधार पर जकड़ा जाता है, लेकिन वैसे नहीं जैसा कि बाद के लोगों ने आकर उसको निरूपित किया। इसलिए वैदिक परंपरा में स्त्री तथागत और बाद में आदिशंकर और बाद में कबीर के अनुसार जो ठगनी के रूप में निरूपित हुई है वैसी नहीं है। इसलिए भारत में स्त्री के अधिकार भी वैसे नहीं है। स्त्री की भूमिका थोड़ी अलग है। हम पश्चिम के साथ कंपेयर करेंगे तो स्वाभाविक है, हरियाणा को आप यूपी के साथ कंपेयर करोगे थोड़ा सा अंतर है, यूपी को बिहार के साथ करोगे थोड़ा सा अंतर है, बिहार को बंगाल के साथ करोगे थोड़ा सा अंतर है। यह अंतर स्वाभाविक है, देशकाल परिस्थिति के अनुसार विकसित हुआ है, लेकिन मूल संकल्पना सभी जगह एक सी है। तो वैदिक परंपरा में स्त्रियों की भूमिका 5 बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वेद में। नंबर 1 सभा, समिति, विधत, सेना, ये 4 बड़े संगठन हैं। सबसे ज्यादा उल्लेख वैदिक साहित्य में विधत का आया है। विधत का क्यों आया है? मैंने कहा प्रारंभ में ऋत था। ऋत क्या? प्राकृतिक नियम। प्राकृतिक नियम है, उनके आधार पर जीवनचर्या चल रही है। बाद में जब समाज बढ़ने लगा और विस्तृत होने लगा तो विसंगतियां निर्मित होने लगी। विसंगतियां निर्मित होने लगी तो विभेद पैदा होंगे, संघर्ष होगा, द्वंद्व बढ़ेगा। तो वो द्वंद्व नहीं बढ़े, वो संघर्ष नहीं बढ़े, कम से कम उनके मध्य तो नहीं बढ़े जो एक साथ सोच रहे हैं। जो एक साथ सोच रहे हैं उनके मध्य तो नहीं बढ़े, तो फिर वैसी व्यवस्था बननी शुरू हुई। इसलिए मैं कहता हूं कि जो अंग्रेजी का आप लोग नेशन शब्द प्रयोग करते हो, वो नेशन शब्द कब अस्तित्व में आया? अरे नहीं, हाँ मान लो, थोड़ा सा मान लो, 1648 वेस्टफैलिया की ट्रीटी के बाद आया अस्तित्व में। ठीक है, वो नेशन स्टेट क्यों आया अस्तित्व में? ऐसा क्या कारण था? हाँ, है ना, वो सॉवरेनिटी रिकॉग्नाइज हुई नेशनलिटी के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नेशनलिटी। नेशनलिटी क्या है? हाँ, नहीं, ये तो तुम आज की डिक्शनरी की परिभाषा बता रहे हो। जब वेस्टफैलिया की संधि हुई है तब नेशनलिटी क्या है? तब नेशनलिटी क्या है ना? मैं इसलिए कहता हूं कि फ्रॉम द इंसेप्शन, जब किसी चीज को लागू किया जा रहा है उस समय उस चीज के क्या मायने थे वो देखने चाहिए आपको। उस समय क्या था, सबस्टेंटिव अप्रोच क्या थी, प्रारंभिक दृष्टिकोण क्या था? लैंग्वेज। नेशनलिटी का मतलब होता है भाषिकता, नेशन का मतलब होता है लैंग्वेज। सबसे पहला मीनिंग नेशन का लैंग्वेज है। उन्होंने यह तय किया कि अब जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है
वो उसकी टेरिटरी कहलाएगी। इसलिए नाम दिया उन्होंने नेशन स्टेट। फ्रेंच नेशन फ्रेंच स्टेट कहलाएगा, ड्यूश नेशन ड्यूश स्टेट कहलाएगा, जर्मन नेशन जर्मन स्टेट कहलाएगा, केल्ट नेशन केल्ट स्टेट कहलाएगा, स्पेनिश, ग्रीक, टर्किश, ये सब वो अपने स्टेट कहलाएंगे। इसका कंसेप्ट डेवलप हुआ नेशन स्टेट, यानी भाषिक राज्य है, जहां पर जो भाषा बोली जाएगी वो राज्य वहां पर रहेगा, वो अस्तित्व में रहेगा। बाद में फिर उन्होंने इसको और कंसोलिडेट करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, कॉन्क्रीट करने के लिए फिर उसमें चीजें जोड़नी शुरू कर दी। उन्होंने एथनिसिटी को ले लिया, खान पान को ले लिया, कल्चर को ले लिया, हिस्ट्री को ले लिया, हिस्टोरिक हीरोइंस को ले लिया, वो सब चीजें उन्होंने उसमें कर दिया। ये भारत में भी आके उन्होंने शुरू किया। इसलिए आज तक कहा जाता है कि बहुत सारी किताबें, इमेजिन कम्युनिटी है, पार्थो चटर्जी की किताब है, बेनेडिक्ट एंडरसन की किताब है, हाफसाम की किताब है, जे अलोयसिस की किताब है, रेनिन की किताब है, वो यही कहते हैं कि नेशनलिज्म, जे अलोयसिस की किताब का नाम ही है नेशनलिज्म विदाउट नेशन, बिना राष्ट्र के राष्ट्रवाद। हिंदी में हम इसका अनुवाद कर दें तो, लेकिन वस्तुतः ये ऐसा है नहीं। इसलिए 1838 में एक डॉक्यूमेंट हुआ है, चार्ल्स ट्रेवलिन ने लिखा है, ये बैठे हैं भैया, ये एजुकेशन के आदमी हैं, बड़ा ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। चार्ल्स ट्रेवलिन कौन है? मैकाले का जीजा है। किताब लिख रहा है ऑन द एजुकेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। और मैकाले के ऊपर जो डॉक्यूमेंट लिखा गया है उसमें यह बात लिखी जा रही है। क्या लिखी जा रही है? कि भारत को एक नेशनल लैंग्वेज डेवलप करनी है भारत में, जिससे नेशनल लैंग्वेज डेवलप हो जाएगी तो हम इस पर ज्यादा आसानी से शासन कर पाएंगे, और ये लोग अपने हिस्ट्री को भी धीमे धीमे भूल जाएंगे। फिर इनकी भी एथनिक हिस्ट्री वैसी डेवलप हो जाएगी जैसे हमने यूरोप में की है। और आज भी जो लड़ाई चल रही है वो नेशन की और राष्ट्र की, वो यही है। पश्चिम चाहता है कि, इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि देयर इज नो नेशन। बहुत सारे बड़े स्टेट्समैन ने, बड़े राजनेताओं ने भी ये कहा कि इंडिया नेशन इन मेकिंग है, भारत तो नेशन बन रहा है कहां? सही है, गलत कहां है? भारत नेशन तो है ही नहीं, भारत तो राष्ट्र है। तो राष्ट्र कैसे बनता है उसका पहला एग्जाम्पल ऋग्वेद है। मैं आपको एक कंटेम्पररी टर्म, आपको इतनी देर से जो नेशन और राष्ट्र समझा रहा हूं या नेशन और स्टेट समझा रहा हूं, तीनों अलग आइडेंटिटी हैं, सब सेपरेट आइडेंटिटी हैं। ऋग्वेद में अच्छा संघर्ष कब होता है? जब आपके पास कुछ नहीं है तो संघर्ष नहीं होगा। जब आपके पास कुछ कुछ होने लगेगा तब संघर्ष होगा। आप अकेले रहिए, दोस्तों में हर दिल अजीज हो, कोई स्त्री मित्र बन जाएगी, कोई पुरुष मित्र बन जाएगा, दोस्तों में विभेद पैदा शुरू हो जाएगा। वो विभेद स्थायी नहीं रहे, उसके लिए मैकेनिज्म बनाते हो, किसी की बहन घोषित करवा देते हो, किसी की भाभी घोषित करवा देते हो, जिससे अगला प्रयत्न करना बंद कर दे। बच्चियां भी ऐसी करती हैं, तेरा भैया है, तेरे जीजा जी हैं, विषय खत्म हो। ये क्या है? ये मैकेनिज्म है। वेद में भी यही हो रहा है। मैंने आपसे जब मैं पिछली बार आया था तब भी कहा था, आप में से कितने लोग थे मुझे पता नहीं, आज मैं फिर कह रहा हूं, वेद में 4-5 प्रकार का समाज है। नंबर 1 ज्ञान आधारित समाज है। नंबर 2 ज्ञान है इसलिए कृषि आधारित है। ज्ञान के अभाव में कृषि हो नहीं सकती। कैसे तो बीज बोओगे, कैसे बीज का संरक्षण करोगे, कैसे फसल का संरक्षण करोगे, कितना उसमें पानी जाना है, कितना खाद जाना है, कितना सनलाइट जाती है, कितना मॉइस्चर जाना है, कैसे उसकी कटाई होगी, कैसे उसकी सफाई होगी, फिर उसका संरक्षण कैसे होगा, वितरण कैसे होगा, खाया कैसे जाएगा, ये सब ज्ञान के आधार पर विकसित होगा। इसलिए वेद कृषि प्रधान समाज है। एक बात पूछूं मैं आपसे, जितनों को जाना है प्लीज एक बार चले जाएं।
क्योंकि ये बार बार जाना, किसी को जाना है तो जा सकता है। बोलिए, मित्रवत व्यवहार है, कोई परेशानी नहीं। हाँ, जिसको जाना है जा सकते हैं। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टिंग टू गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम भारत, यू मे लीव दिस हॉल प्लीज। मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन आप बीच में जा रहे हैं, ये इंसल्टिंग है। मान के चले सारे रहेंगे लास्ट तक, क्योंकि मैं फालतू नहीं हूं, ठीक है। मैं जो आपको बोल रहा हूं प्रमाणिक बोल रहा हूं। अब मेरे डिपार्टमेंट में 70-80 बच्चे बैठते हैं, 4 घंटे बोलता हूं नॉन स्टॉप। एक आध बच्ची उठती है वॉशरूम के लिए बस। 79 की क्लास है मेरी, है ना। 60 दिन पढ़ाता हूं ऐसे ही। तो मेरे पास, मतलब मैं अपना टाइम पास करने के लिए यहां पर नहीं हूं, इसलिए बीच में उठना गलत है। कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर, मैं तो आपको समझाने आया हूं, सिखाने आया हूं। यदि आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो तो क्या मतलब है मेरे यहां पे आने का, है ना। इसलिए मैं बिल्कुल आराम से, 10 बच्चे बैठेंगे नहीं बैठेंगे, जिन 3-4 बच्चों ने मुझसे प्रश्न किए हैं मैं उनके साथ बैठ के बात कर लूंगा। मेरे लिए एक बच्चा भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितने 100 बच्चे, क्योंकि परिवर्तन एक हाथ से ही होता है, बाकी तो भीड़ होती है, ठीक है। आप में से कोई एक आध जिसके अंदर चिंगारी होगी, अंग्रेजी में जिसको आप स्पार्क बोलते हो, वो चिंगारी चमक जाएगी, वो खड़ा हो जाएगा। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है, जिनको जाना है जा सकते हैं, नहीं तो जितनी भी देर में बोलूंगा, जितना समय मुझे दिया है इन्होंने, 40, 30, 35 मिनट और बोलूंगा लगभग, तो तब तक आप बैठेंगे शांति के साथ। सहमत हैं? क्लियर? कहां थे? ज्ञान समाज है। ज्ञान समाज है, इसलिए कृषि कर रहा है, उन्नत कृषि कर रहा है। कृषि इस स्तर की कर रहा है कि बहुतायत में कृषि करने के लिए उसने हल बना लिए हैं, कुदाल बना लिए हैं, हंसिए बना लिए हैं, फावड़े बना लिए हैं। सब प्रकार की चीजें जो हम आज बनाए हुए हैं, जो आज हमारे पास हैं। ऋग्वेद पढ़ेंगे आप, पहले 7-8 मंडल, तो उनमें कुछ उन्नत किस्म के औजार आज की तुलना में भी ज्यादा हैं। विमान का उल्लेख है, 5 प्रकार के रथों का उल्लेख है। रथों के ऊपर सोने, पहियों के ऊपर, रथों के ऊपर सोने के, चांदी के, मतलब वो क्या बोलते हैं, प्लेटिंग हो रही है। रथ छोटे भी हैं, रथ बड़े भी हैं, परिवार के लिए भी हैं, व्यापार के लिए भी हैं। घोड़ा गाड़ी भी है, ऊंट गाड़ी भी है, बकरा बकरी वाली गाड़ियां भी हैं, बैल गाड़ियां भी हैं। महिलाएं उद्यमशील है, एंटरप्रेन्योर है, वस्त्रों का उद्योग चलाती हैं। कार्ल मार्क्स के कुछ निबंध हैं जो उन्होंने 1853 से 1858-59 तक लिखे हैं। वो निबंध उनके न्यूयॉर्क ट्रिब्यून में रेगुलर छपे हैं। कार्ल मार्क्स कभी भारत नहीं आए, मैक्स म्यूलर भी कभी भारत नहीं आए, शोपेनहावर भी कभी भारत नहीं आए, और मैं गलत नहीं हूं तो रोमियो रोला भी भारत नहीं आए। बिल ड्यूरेंट भारत आए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत के बारे में लिखा है। कार्ल मार्क्स ने जो 7-8 साल निबंध लिखे हैं, उन निबंधों में
उन्होंने भारत के गुण वैशिष्ट के बारे में लिखा है, भारत की अच्छाइयों के बारे में भी लिखा है, भारत की जो बुराई उन्हें समझ में आती है। मैं फिर कहता हूं, बुराई सापेक्षिक होती है, बुराई सापेक्षिक होती है। तो जो बुराई मुझे यहां लग रही है वो जरूरी नहीं है XYZ के दृष्टिकोण से बुराई हो। जो अच्छाई मुझे यहां लग रही है वो हो सकता है XYZ के दृष्टिकोण से वो अच्छाई नहीं हो। उदाहरण के लिए मैं मेरठ में क्लास लेता हूं, मेरठ में बच्चे क्लास लेते हैं 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, मैं उनके साथ रहता हूं, पढ़ाता हूं। उनको मेरे साथ रहना है, महीना 2 महीना 3 महीना रहना है, किसी को 4 साल रहना है, किसी को 2 साल रहना है। तो उनके जो कमिटमेंट है मेरे साथ, उनकी जो एसोसिएशन है मेरे साथ, वो अलग प्रकार के हैं। आपके और मेरे एसोसिएशन अलग प्रकार के हैं, लेकिन फिर भी 1 जाएगा 2 जाएगा 3 जाएगा, ऐसा हमारे बच्चे नहीं करते हैं। उनको पता है कि एक व्यक्ति को बाहर से बुलाया है। अब मैं 100% आपको मेरिट के साथ कंपेयर नहीं करूंगा, क्योंकि वहां की अलग परिस्थितियां, यहां की अलग परिस्थितियां हैं। इसलिए समाजों का जो मूल्यांकन होता है, समाजों का जो तुलना होती है, वो थोड़ी अलग प्रकार से होती है। इसलिए कार्ल मार्क्स जिन बातों को बुराई के रूप में स्थापित कर रहे हैं, वो बातें उनके यहां उस प्रकार से नहीं है। मैंने सुबह कहा, आपके यहां राज्य का जो प्राथमिक इकाई है, समाज की जो प्राथमिक इकाई है, अर्थतंत्र की जो प्राथमिक इकाई है, मनोविज्ञान की जो प्राथमिक इकाई है, वह परिवार है। और परिवार में उस इकाई को हैंडल करने वाला जो क्या बोलते हैं कैटलिक एजेंट, वो महिला है। उसको पता है कहां समर्पण करने से परिवार की एकता बनी रह सकती है, कहां पर अकड़ने से परिवार की एकता बनी रह सकती है। पति शराबी हो जाएगा, महिला खड़ी हो जाती है उसके सामने। वही महिला करवा चौथ पे उसके लिए पूरे दिन बीमारी में भूखी रहती है, व्रत रखती है। उसको पता है कि यहां पर अकड़ने से परिवार की एकता बनेगी और यहां पर समर्पण करने से परिवार की एकता बनेगी। तो भारत में परिवार प्राथमिक इकाई है हर दृष्टिकोण से, इसलिए परिवार को बचाया जाता है। इसलिए भारत में बहुत सारे गठबंधन चलते हैं। NDA फर्स्ट का गठबंधन और NDA 2 का गठबंधन इस बात के एग्जाम्पल है। शास्त्री कहता है जितने ज्यादा मित्र बनाओगे, अभी मैं आपको कौटिल्य पढ़ाऊंगा, मंडल सिद्धांत बताऊंगा। मंडल सिद्धांत में कौटिल्य 72 राज्यों का, प्रकृति और राज्यों का बृहद मंडल की बात करता है। और कामंदक जो कौटिल्य से लगभग 1000 वर्ष बाद का है, वो इसी मंडल को लगभग 300 से ज्यादा तक बढ़ाकर ले जाता है। क्यों ले जाता है? उसका छोटा सा उदाहरण है आपके पास। NDA 1 में 22, 23, 24, 25 पार्टियां थी। आज कितनी पार्टी हैं? कितनी पार्टी हैं? 40 से ऊपर पार्टी हो गई NDA के साथ, और अभी 1-2 पार्टी और जुड़ सकती हैं। हो सकता है 45 हो जाएं। ये बेसिकली पार्टी नहीं है, ये राजमंडल ही बन रहा है। क्यों? क्योंकि NDA 1 की परिस्थिति अलग थी। उस समय सरकार बनाकर यह सिद्ध करना था कि अदर देन रूलिंग पार्टी भी सरकारें बना सकती हैं, सरकारें चला सकती हैं। क्योंकि उससे पहले यह सिद्धांत स्थापित हो गया था कि नो वन कैन रूल इंडिया अदर देन XYZ पार्टी। इसलिए पहले लोगों के मन में यह विश्वास जमाना जरूरी था कि यस, सम आर देयर जो रूल कर सकते हैं। इसलिए छोटे छोटे दल, आज अब यह नहीं स्थापित करना है कि पार्टियां शासन कर सकती हैं, यह स्थापित हो चुका है। अब क्या करना है? अब बड़े काम करने हैं, जिन कामों के करने से भारत विश्व का मित्र बन जाएगा। विश्व गुरुत्व का सिद्धांत विश्व के मित्रत्व से निकलता है। डायरेक्ट आप विश्व गुरु नहीं बन सकते। भगवान बुद्ध ने भी उन पंडितों को उपदेश दिया तो इसलिए नहीं दिया कि मैं गुरु हूं तुम्हारा, क्योंकि वो
तथागत या बुद्धत्व की प्राप्ति के पूर्व उनके पास रुके थे कुछ दिन, उनको आकर उन्होंने अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर किए, जो एम्पिरिकल अनुभवजन्य व्यवहार था वो उनके साथ शेयर किया। क्यों शेयर किया? जिससे ये डिफरेंशिएट कर सकें कि क्या मैं पहले का और अब का अलग हूं या सेम हूं। तो उन्होंने मित्रता के नाते ये कहा कि मुझे ऐसा ऐसा हुआ। उन्होंने कहा ये तो डिफरेंट फीलिंग है जो आप हमारे साथ शेयर कर रहे हो, डिफरेंट एक्सपीरियंस है। तो मित्र के नाते जो अनुभव शेयर हुआ, उस मित्र के अनुभव ने उनको गुरुत्व के स्थान पर प्रतिष्ठापित किया। मैंने आपको वो कालिदास का श्लोक सुनाया इसलिए था कि आप एक दिन, 2 दिन, 3 दिन मैं आपके साथ हूं, 1 सत्र 2 सत्र सुन तो लो। मैं तो आपको किताबें बता रहा हूं, मैं परसों तक आपको लगभग 50 किताबें बता कर जाऊंगा, और मैं चुनौती के साथ कहता हूं 50 किताबों में से आपने 40 किताबों के नाम नहीं सुने होंगे। आपकी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में होंगी नहीं वो किताबें। तो आप देखें तो सही, आप पहले सत्र में, दूसरे सत्र में ही आप ये भारतीय संकल्पना के विपरीत है। भारत में कहा गया वादे वादे जायते तत्वबोध। हम बैठेंगे, पश्चिम कहता है वाद प्रतिवाद फिर संवाद। प्रतिवाद संवाद कैसे हो जाएगा? संवाद के लिए तो बैठना पड़ेगा ना। इसलिए हमने कहा वादे वादे, कुछ तुम कहोगे कुछ मैं सुनूंगा। मैंने आपसे कहा मेरी बात आपको अजीब लग रही होंगी तो मुझे बताइए कि सर आप बकवास कर रहे हैं। मैं करेक्ट करूंगा, मैं बताऊंगा बकवास नहीं कर रहा हूं। यह विश्व के 109 देशों में पढ़ाया जा रहा है। अब जिन बातों को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इन पर विश्व के तमाम देश अब काम कर रहे हैं। तो आपको समझ में आएगा कि हां भाई सही बात है। ये क्या है? ये वाद है। आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही? आप मुझसे कहिए। ये बात फिर बात, इसने कहा वादे वादे, मैं अपनी कहूंगा आप अपनी कहेंगे, वो हमें तत्व तक ले जाएगी। एपिस्टोमोलॉजी हमको समझा पाएगी। वो कहता है, पश्चिम कहता है वाद, मैं कहूंगा आप उसका विरोध करेंगे। यही है ना थीसिस, एंटीथीसिस। एंटीथीसिस होगी, फिर मैं आपके साथ समझौता करूंगा। अच्छा ऐसा देखो यार प्लीज यार, मतलब इन्होंने बुला लिया यार, और मैं छुट्टी लेके आ गया हूं। अब मैं क्या मुंह लेकर वापस जाऊंगा? सुन लो, अपन ऐसे ही, ये क्या है? थीसिस, एंटीथीसिस। ये सिंथेसिस नहीं है, ये समझौता है। इसीलिए फिर वो कहते हैं कि जब ये सिंथेसिस लंबे समय तक रहेगी तो फिर क्या होगा? फिर थीसिस बनेगी। थीसिस का बनना यह सिद्ध करता है कि पहली जो सिंथेसिस जिसको कह रहे हो, वो सिंथेसिस बन ही नहीं पाई। सिंथेसिस तो वो है मैं ना रहूं, तुम ना रहो, मिल जाना है। शिवम भूत्वा शिवम यजेत हो जाना है। ब्रह्मविद ब्रह्मणेव भवति हो जाना है। तदाकार हो जाना है। जो तुम हो वही बन जाना है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म की प्रतीति है। इसलिए भारतीय संकल्पना में वादे वादे जायते तत्वबोध। सालों बैठे, लेकिन जब तत्वबोध की प्राप्ति हो गई तो फिर बाद में एंटीथीसिस डेवलप नहीं हुई। इसलिए एंटीथीसिस नहीं है कहीं पर भी। मैंने फिर कहा, तथागत का एक भी उपदेश लिखित नहीं है, उन्होंने अपने हाथ से नहीं लिखा है। वे जानते थे, वे महान वेदज्ञ थे, वेद पढ़े थे उन्होंने वेदांत भी पढ़ा था, उन्होंने अन्य दर्शन भी पढ़े थे। क्योंकि जो दर्शन आज हम पाते हैं वो उनके जमाने में बन गए थे, तैयार थे। वे राजपुत्र थे, उनके लिए कुछ भी चीज दुर्लभ नहीं थी। फिर भी उन्होंने ओरल ट्रेडिशन को कैरी किया। इसलिए उनका जो चिंतन है, उनके जो उपदेश है, उनमें वही बातें हैं जो परंपरा से आई हैं। उन बातों को
तदनुरूप उन्होंने प्रस्तुत किया है। लेकिन बाद के लोगों ने उनको लिखा है, उस लिखने में एक द्वंद्व खड़ा हुआ है और उस द्वंद्व के परिणति है कि अलग अलग प्रकार के इंटरप्रिटेशन होते हैं। इसलिए भारतीय संकल्पना में वादे वादे जायते तत्वबोध है। थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस और फिर थीसिस और फिर एंटीथीसिस नहीं है। इसलिए ऋग्वेद में मैंने कहा कि कई प्रकार का ज्ञान आधारित समाज है, कृषि आधारित समाज है। कृषि है तो उत्पादन भी है, क्योंकि जो लोहे का काम करने वाला व्यक्ति हंसिया बना रहा है वही तलवार भी बनाएगा, भाई तसला भी बनाएगा, भाई संदूक भी बनाएगा, भाई हेलमेट भी बनाएगा, जिसको संस्कृत में शिरस्त्राण कहा गया है। और जो उससे महीन काम कर रहा है वो उससे महीन धातुपन काम करेगा, वो स्वर्णकार बन गया। हेलमेट सोने के भी हैं, हेलमेट लोहे के भी हैं, हेलमेट तांबे के भी हैं। हेलमेट शब्द नहीं है, हेलमेट ढूंढने जाओगे कहोगे पवन शर्मा गलत बता गए, उसके लिए शब्द है शिरस्त्राण। कवच भी है, मोटे पशुओं की खालों के भी हेलमेट हैं, मोटे पशुओं की खालों के कवच भी हैं, लोहे के भी कवच हैं, सोने के भी कवच हैं, तांबे के भी कवच हैं। ये है तो कृषि है, तो ज्ञान है, तो उत्पादन है। अच्छा, जब उत्पादन होता है तो उत्पादन धीमे धीमे प्रारंभ में कम होता है, बाद में एक्सपर्टीज हो जाती है। एक्सपर्टीज हो जाती है तो उत्पादन ज्यादा होने लगता है और तेज होने लगता है। जब ज्यादा उत्पादन होने लगता है, तेज गति से होने लगता है, तो उसके लिए मार्केट ढूंढा जाता है। मार्केट ढूंढा जाना चाहिए, तो मार्केट ढूंढने के लिए ऐसे ही कई अन्य समाज भी मार्केट में आते हैं। मार्केट में आते हैं तो उनके बीच में वर्चस्व की स्थापना को लेकर संघर्ष होता है, द्वंद्व होता है। यह सब कुछ होगा तो युद्ध होगा, युद्ध होगा तो फिर जो पहली प्रैक्टिस है वो सब इफेक्टेड हो जाएगी। क्या हुआ प्रथम विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में कितना रेसेशन आया, तमाम दुनिया भर की मंदी आई। क्यों आई? क्योंकि विकास के सारे जो प्रतिमान थे वो ध्वस्त हो गए। इसलिए विकास के प्रतिमान ध्वस्त नहीं हो। कौन समाज ज्यादा चिंतनशील है? जो विकास भी चाहता है, शांति भी चाहता है, उत्पादन भी चाहता है, वितरण भी चाहता है, लेकिन यह सब कुछ शांति के साथ हो। सबको जीने का अधिकार, आपका अपना वैशिष्ट है, मेरा अपना वैशिष्ट है। इसलिए कार्ल मार्क्स ने जो निबंध लिखे हैं उन निबंधों का कंपाइलेशन हुआ है, फिर उसका पब्लिकेशन हुआ है। उसका नाम है ऑन कॉलोनियलिज्म। ठीक है, हिंदी में भी वह उपलब्ध है। हिंदी में उसका नाम है कार्ल मार्क्स के भारत संबंधी निबंध। ठीक है, उसमें कार्ल मार्क्स क्या लिखता है? कार्ल मार्क्स लिखता है कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता रहा है। भारत सोने की चिड़िया बना कैसे? आपके भी मन में ये प्रश्न आता होगा। हमसे कहा जाता है भारत सोने की चिड़िया था, है? सिकंदर आजम पिक्चर का गाना आज भी 15 अगस्त 26 जनवरी को गपता है ना, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो देश है भारत मेरा। तो सोने की चिड़िया कैसे बना भारत? आप में से कोई बता सकता है? आप ग्लोबल ट्रेडिंग के अंग्रेजों के आने से पहले तक, और ये डॉक्यूमेंट भारतीय नहीं लिखा है किसी ने, डॉक्यूमेंट का नाम है मिलेनियम पर्सपेक्टिव। एग्नेस मेडिसन नाम के पश्चिम के विद्वान है, 800-900 पेज का डॉक्यूमेंट है। ये आपकी लाइब्रेरी में हो सकता है क्योंकि कंटेम्पररी डॉक्यूमेंट है। उसमें वो दो बातें लिख रहे हैं। नंबर एक, 1757 से पहले 18वीं शताब्दी तक भारत विश्व का नंबर 1 ग्लोबल ट्रेडर है। क्या है? ग्लोबल ट्रेडर, वैश्विक व्यापारी। और कंट्रीब्यूशन कितना है उसका? 25 से 28%।
ठीक है। और दूसरा नंबर का ग्लोबल ट्रेडर कौन है? चाइना। उसका कंट्रीब्यूशन कितना है? 23%। बाकी का किसी का 2, किसी का 4, किसी का 7, 2 अंकों में भी नहीं है पूरे यूरोप अमेरिका का। 51% ग्लोबल ट्रेडिंग अकेले ये 2 देश ही कंट्रोल किए हुए हैं। और क्या लिखते हैं? विश्व का जो जीडीपी है उसका कितना शेयर है भारत का? 40%, 40%। अब ये हुआ कैसे? तो वो कहते हैं ग्लोबल ट्रेडिंग के बल पर। आप विश्व के सबसे बड़े एक्सपोर्टर थे। कुछ किताबें उपलब्ध हैं। चमन लाल जी की एक किताब है, किताब का नाम तो हिंदू अमेरिका है। कोलंबस से पहले आपका अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंध था। ऑस्ट्रेलिया को ढूंढे जाने से पहले भी आपका ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंध था। वास्को डी गामा ने जब हमको ढूंढा था उससे पहले भी हम यूनान जाते थे, मिस्र जाते थे, यूरोप जाते थे और सतत जाते थे, कंटिन्यूअस। उसका प्रमाण है ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट है राधा कुमुद मुखर्जी का, राइज एंड फॉल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। 100 साल पहला डॉक्यूमेंट है। भारत आने के लिए जो चार्टर बना ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो चार्टर इंग्लैंड के छोटे छोटे व्यापारियों को मिलाकर बड़ी कंपनी बनी, 26 व्यापारियों को मिलाकर। क्यों? क्योंकि जो कैपिटल रिजर्व था उनका वो इतना नहीं था कि वो भारत में आकर व्यापार कर सकते थे। इससे समझ में आना चाहिए कि हमारी पोजीशन क्या थी। जिनको लगता है कि अरे ये तो सब गप हैं, जो इकोनॉमिक्स समझते हैं उनको पता है कंपनी कैसे बनती है, कंपनियां खरीदी कैसे जाती हैं, तो उनके मानक हैं। कंपनी बेचने, कंपनी खरीदने के मानक है। शुक्र इस पर बात करता है, मैं आपको पढ़ाऊंगा शुक्र भी। तो ये 26 बड़ी छोटी छोटी कंपनियां मिलकर बड़ी कंपनी बनाए। तो ये वास्को डी गामा जो हमें ढूंढने के लिए निकला है, वो यदि मैं गलत नहीं तो मेडागास्कर में जाके भटक गया। वहां पर जैसे बसें रुकती हैं रास्ते में चाय पानी पीने के लिए, ऐसे पानी के जहाज भी रुकते हैं, लंगर डालते हैं, खाना पीना खाते हैं। वहां पर एक सूरत का व्यापारी, नाम मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूं उसका, अब्दुल मजीद, हाँ शायद। बातचीत हो गई, उससे पूछा तुम कौन हो? बोले मैं तो ट्रेडिंग करता हूँ, व्यापारी हूँ। कहाँ से हो? बोले मैं तो भारत से हूँ। अरे तुम भारत जा रहे हो? मैं भी उसे ढूंढ रहा हूँ, खो गया है। तुम कैसे जाओगे? मुझे नक्शा दे दो भारत का, रूट मैप। अरे उसने कहा रूट मैप की क्या जरूरत, हम तो रोज आते हैं, हम रोज जाते हैं, हाँ हमें कोई नक्शे की जरूरत थोड़ी है। मैं 1 साल पहले पहली बार आया था यहाँ पर, अब मैं चौथी बार आया हूं। मैंने कल इससे कहा रास्ते पे गलत आ गए अपन। क्यों? क्योंकि मेरी चौथी विजिट है। हो सकता है एक आध बार मैं फिर आ जाऊं, यदि आप लोग अलाउ करोगे तो। हाँ मतलब मैं मेज कुर्सी से बात करने थोड़ी आऊंगा, तो हो सकता है मुझे जीपीएस लगाने की जरूरत ही नहीं पड़े। तो अब्दुल मजीद ने कहा कि भाई हमें जरूरत नहीं है, हमें तो पता है कि रूट क्या है। उसने कहा मुझे ले चलोगे? बोले हाँ चल हमारे साथ। उसने देखा कि अब्दुल मजीद का जहाज तो बहुत बड़ा है, यदि मैं गलत नहीं हूं तो 200, 250, 300 फीट जो शिप क्या नाम है, ये किताब है राधा कुमुद मुखर्जी की किताब है, 200, 250 फीट लंबा जहाज है। और जहाज के सामने इसकी डोंगी है 15-20 फीट की, मैक्सिमम 50 फीट की। कितने भी बढ़ाओगे तो 50 फीट से ज्यादा की डोंगी नहीं है। कहोगे तो मैं आपको बता दूंगा, देखकर बता दूंगा। तो अब्दुल मजीद ने कहा भाई तेरी डोंगी हमारे साथ नहीं चल सकती। बोले यार मुझे तो जाना, तुम एकमात्र मेरी आशा की किरण हो। तो बोले ऐसा है, अपनी डोंगी को हमारे जहाज की पूंछ से बांध दे, लंगर डाल दे, हमारे जहाज में आ जा तू। तब भारत लाए हैं। विलियम जोन्स क्या लिखता है? विलियम जोन्स लिखता है कि पूरा यूनान ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहां जाता है?
हाँ, मिस्र जाता है। कहां जाता है? मिस्र। फिर लिखता है मिस्र के लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहां आते हैं? कहता है वो भारत आते हैं। मानव धर्मशास्त्री कहता है एतत् देश प्रुस्ततस्य सकादग्रज जन्मना स्वयं स्वयं चरित्रेण शिक्षेरेण पृथ्व्याम सर्व मानवा। क्या कहता है? संपूर्ण पृथ्वी को हम अपने आचरण से श्रेष्ठता प्रदान करें। ये वह देश है जो संपूर्ण पृथ्वी को श्रेष्ठ बनाता रहा। ये विलियम जोन्स लिख रहा है, 250 साल पहले लिख रहा है। तो ज्ञान का भी देश भारत लंबे समय तक रहा है। तो कार्ल मार्क्स क्या लिखता है कि लंबे समय से व्यापार करने के कारण भारत व्यापार क्यों अच्छा कर पाया, क्वालिटी प्रोडक्शन भारत क्यों दे पाया? तो वो कहते हैं क्वालिटी प्रोडक्शन भारत इसलिए दे पाया क्योंकि भारत में अर्ली स्टेजेज में ही डिवीजन ऑफ लेबर हो गया। क्या हो गया? श्रम का विभाजन हो गया प्रारंभिक अवस्था में। प्रारंभिक अवस्था में श्रम का विभाजन हो जाने से क्या होगा? स्किल डेवलप हो जाएगा, कौशल्य निर्माण हो जाएगा, अच्छी प्रकार के वस्त्र बनने लगे, अच्छी प्रकार के गहने बनने लगे, अच्छी प्रकार के औजार बनने लगे, अच्छी प्रकार के जहाज बनने लगे। अंग्रेजों के आने से पहले तक भारत का जहाजरानी उद्योग विश्व का नंबर 1 उद्योग था। हमारे उद्योग को उन्होंने उजाड़ा, फिर ब्रिटेन विश्व का नंबर 1 जहाजरानी उद्योग बना। हमारे बुनकरों को उन्होंने उजाड़ा, अंगूठे कटे बुनकरों के, लाखों बुनकरों के। रजनी पाम दत्त को रेफर कर लीजिए, 1948 का डॉक्यूमेंट है इंडिया टुडे। 1857 की क्रांति हुई, उस क्रांति के बाद उन्होंने देसी उद्योग उजाड़ दिए, लाखों लाख श्रमिकों के अंगूठे काट दिए। क्यों काट दिए? क्योंकि वस्त्र तो अंगूठे से ही बुने जाते हैं। तो जहाजरानी उजाड़ा, आपका वस्त्र उद्योग उजाड़ा, आपका और लघु उद्योग उजाड़े। गहने वहनों में वो ज्यादा इतने इंटरेस्टेड थे नहीं। तो कार्ल मार्क्स लिखता है लंबे समय तक भारत सूती वस्त्र का गोदाम रहा और कौशल्य आधारित जो उत्पादन प्रणाली थी, उस उत्पादन प्रणाली के बल पर इसने विश्व के मार्केट को कैप्चर किया। और कैप्चर करने के बाद में अपनी शर्तों पर ट्रेडिंग की। वो अपनी शर्त क्या थी कि तुम्हारी मुद्रा हमारी मुद्रा की तुलना में कैसी है? हल्की है। जैसे आज डॉलर में ट्रेडिंग होती है ना, रुपए में नहीं होगी, टके में नहीं होगी, ठीक? किस में होगी? डॉलर में। भारत ने कहा तुम्हारी मुद्रा हमारी मुद्रा की तुलना में हल्की है, तो तुम्हारे पैसे में ट्रेडिंग नहीं करेंगे। तो ट्रेडिंग किस में होगी? सोने में और चांदी में। कार्ल मार्क्स कहता है पहले पूरी चांदी खींची रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की, और फिर पूरा सोना खींचा। इस प्रकार से सालों साल भारत व्यापार करके दुनिया का सोना चांदी भारत में खींच लाया और सोने की चिड़िया बन गया। ऋग्वेद के काल का ये डिवीजन ऑफ लेबर है। उच्च कोटि का निर्माण हो रहा है। इसलिए ऋग्वेदिक पीरियड में ज्ञान है, कृषि है, उत्पादन है, वितरण है, विपणन है, और इसके बाद में संघर्ष है। तो संघर्ष नहीं हो, क्योंकि संघर्ष होने से पांचों पहले के गुण प्रभावित हो जाएंगे। तो उसके लिए आओ बैठकर कुछ तय करते हैं। तो सबसे बड़ा देवता ऋग्वेद में कौन है? इंद्र है। ऋग्वेद में भी पावर शिफ्ट हुई है। इंद्र, वरुण, मरुत, अग्नि, विष्णु तो बहुत बाद में आए। तो पहल किसको करनी पड़ती है? सबसे शक्तिशाली को। जब ये युद्ध हो रहे हैं मार्केट को कब्जा करने के लिए, तो इंद्र
वरुण से कहता है, इंद्र के बाद वरुण शक्तिशाली है। क्या कहता है? मम राष्ट्रम आधिपत्यम एहि। राष्ट्र का अभ्युदय यहां से होता है, जिसकी बात प्रिंट कैपिटलिज्म है ना, कौन करता है? बेनेडिक्ट एंडरसन, है ना। इमेजिन कम्युनिटी 20वीं शताब्दी का डॉक्यूमेंट है, एक छोटे से देश का, एक छोटे से देश की तो स्टडी है ना। आपके यहां ऋग्वेद में ऋषि इंद्र कह रहा है, क्या कह रहा है? मम राष्ट्रम आधिपत्यम एहि। भाई वरुण, मेरे राज्य को भी अपने राज्य में, मेरे राष्ट्र को भी अपने राष्ट्र में मिला लो। क्यों? वो कहता है क्योंकि उत्पादन तुम भी उच्च कोटि का करते हो, हम भी उच्च कोटि का करते हैं। विवाद बढ़ेगा अब आने वाले समय में, विवाद बढ़ेगा। ऋषि क्या है? ऋषि भविष्य को भांपता है, वो प्रिडिक्शन करता है। विवाद बढ़ेगा, विवाद बढ़ेगा तो हम कमजोर हो जाएंगे। हम तो असुरों से वैसे ही लड़ रहे हैं, हम आपस में भी लड़ने लगेंगे तो इसलिए ऋग्वेद में संगठन मंत्र की उत्पत्ति हुई। संगच्छद्धम संबद्धम संबो मनांसि जानताम यथा भाग देवा पूर्वे संजानाना उपासते। क्या मतलब है? हम एक साथ सोचें, एक साथ करें। क्यों? वैसे जैसे देवताओं ने किया पूर्व में। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो विवाद बढ़ेंगे, संघर्ष बढ़ेगा, समस्याएं बढ़ेंगी। इसलिए वो कहता है मम राष्ट्रम आधिपत्यम, इसलिए मेरे राष्ट्र को अपने राष्ट्र में मिला लो। क्यों मिला लो? क्योंकि तुम शक्तिशाली हो, मैं भी तुम पर विश्वास करता हूं। ठीक है। हम 5 टर्म कंटेम्परेरी पढ़ते हैं। राइट टू इलेक्शन, राइट टू रिजेक्शन, राइट टू रिफ्यूज, राइट टू रिलेक्ट, पढ़ते हैं ना। दिल्ली के मुख्यमंत्री लंबे समय से राइट टू रिकॉल पर बात कर रहे हैं। ये 5 संकल्पना वेद में हैं। अब क्या कहता है वरुण? क्या कहता है कि मैं तो तुम्हारे साथ मिल जाऊंगा, लेकिन राज्य कोई तुम्हारी संपत्ति थोड़ी है। तुम तो इलेक्टेड हो, तुमको विषयों ने चुना है। ऋग्वेद में घर जो है, परिवार जो है, वो प्राथमिक इकाई है। परिवार के बाद फिर कुल है, कुल के बाद विष है, विष के बाद गण है, जनपद है। तो वो कहता है तुमको इन सब के प्रोसेस से तुम होके गुजरे हो, इन्होंने तुमको इलेक्ट किया है, चुना है। अब तुम मुझे इनके साथ आके, मेरे साथ आके मर्ज कर दोगे तो वो विद्रोह कर सकते हैं, मेरे लिए समस्या खड़ी हो सकती है। तो ये नहीं चलेगा। तो वो कहते हैं सर्वाविंश त्वाम वांछन्तु। क्या कहते हैं? मेरे सारी जो विष हैं, बस्तियां हैं, जिन्होंने मुझे इलेक्ट किया है, वो तुम्हें भी इलेक्ट करती हैं। वे भी तुम्हें पसंद करती हैं, तुम्हें राजा के रूप में देखना चाहती हैं, क्योंकि हम 2 बड़े हैं जो आपस में संघर्ष कर सकते हैं। ये राष्ट्र के सुदृढ़ीकरण का और राष्ट्र के अभ्युदय का बेसिक कंसेप्ट है। तो राइट टू इलेक्शन है ये। मैंने फिर कहा कि आप आज की तारीख में कहोगे, कई बच्चे खड़े होकर बोलते हैं सर ईवीएम भी थी क्या? अरे भगवान ने ये दिया है, नहीं दिया है? कई लोग बोलते हैं सर बैलेट बॉक्स था क्या, बैलेट पेपर था क्या? मैंने कहा छोटे छोटे समाज थे, आपस में बैठते थे, रोज चिंतन करते थे, मनन करते थे। 10-5 लोगों का परिवार है, 10-5-50 लोगों का कुल है, 100-200 लोगों की बस्ती है, फिर 1000-500 लोगों का, तो एक जगह बैठ जाएंगे और एक एक प्रतिनिधि आगे जा रहा है। तो जो प्रधानमंत्री कहते हैं भारत लोकतंत्र की जननी है,
तो लोकतंत्र तुम कहोगे आज की तरीके की डेमोक्रेसी थी क्या? हाँ, डेमोक्रेसी तो ऐसी ही थी, सभी इकाइयां चुनकर आती थी, नॉमिनेशन तक नहीं था, इसलिए भारत डेमोक्रेसी की मदर है, लोकतंत्र की जननी है। तो यहां से यह संकल्पना राष्ट्र की विकसित हुई और यहीं पर पहला सिद्धांत राइट टू इलेक्ट, चुनने का अधिकार भी बना, नहीं, चुनने का अधिकार भी बना। और फिर उसके बाद में यहीं पर राइट टू रिफ्यूज भी है, राइट टू रिकॉल भी है, राइट टू रीइलेक्ट भी है, राइट टू रिजेक्ट भी है। ये पांचों अधिकार हैं। यदि राजा अच्छा नहीं है तो ऋग्वेद में उद्धरण है, लोग बाग कहते हैं कि तू निकल जा, क्योंकि तेने लोक के मन के हिसाब से अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं किया। फिर वो पूछता है करूंगा तो वो कहते हैं हाय ऋषि, करेगा तो तुझे फिर चुन लेंगे। तो दोबारा रिइलेक्शन का भी, रिइलेक्ट का भी प्रोविजन है। इस प्रकार से ये पांचों संकल्पनाएं जो कंटेम्पररी अब बात चल रही हैं वो वहां पर हैं। और पांच बड़ी संस्थाएं, मैं पूछता हूं आप लोगों से, संसद शब्द कब अस्तित्व में आया? आप कहोगे पार्लियामेंट के बनने के बाद, है ना? हिंदुस्तान में पार्लियामेंट 20वीं शताब्दी में बनी है, ब्रिटेन में 500 साल पुरानी है। तो आप कहोगे ब्रिटेन है पार्लियामेंट की जननी। तो ऋग्वेद में संसद शब्द प्रयुक्त हुआ है, संसद एज इट इज बिल्कुल, और जो उसके सदस्य हैं उनको सांसद कहा गया है और उनके शुद्ध आचरण को संसदीय व्यवहार कहा गया है। और वो प्रार्थना कर रहे हैं कि इंद्र सूर्य हमको ये शक्ति देना कि हम संसद में उसके अनुरूप आचरण कर सकें। हम कहते हैं कि संसद शब्द वहां से आया। संसद के सदन है, बाइकैमरल है, सभा समिति उसके 2 सदन हैं। संसद एग्जीक्यूटिव बॉडी है। मूलभूत भेद क्या है? मैंने कहा ऋग्वेद में सबसे ज्यादा उल्लेख विदत का हुआ है। क्यों हुआ है? मैंने कहा ऋत के बाद की संकल्पना है, धर्म की प्रतिष्ठापना होने लगी है, तो नियम बन रहे हैं। नियम बन रहे हैं तो विदत क्या है? तो कह रहे हैं विदत धर्म बनाने वाली संस्था है। आज की तारीख में कहें तो लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेकिन सेपरेट है। एक्चुअल सेपरेशन ऑफ पावर आपको देखना है तो वो ऋग्वेद में है। आज की तारीख में सेपरेशन ऑफ पावर थोड़ी है। मुझे बताइए कहां है सेपरेशन ऑफ पावर? बताओ। तुम कहोगे जुडिशियरी है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है ना? लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर कहां है? सब तो राष्ट्रपति के अंतर्गत आते हैं, यही है ना? ऋग्वेद में सभा समिति संसद है, लेकिन विदत संसद का अंग नहीं है। इट इज सेपरेट, स्वतंत्र है, पृथक है। वह नियम बनाती है और सभा समिति उसको एग्जीक्यूट करती है, उसके नियमन का ध्यान रखती है, उसके लागू होने का, उसके क्रियान्वयन का। और फिर सेना है। सेना आगे के काम करती है जैसे आज करती है। इसलिए 4 बड़ी व्यवस्थाएं हैं। बाद में आके यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में विदत का उल्लेख कम होता चला गया है। क्यों? क्योंकि धर्म रूपी अवधारणा उन्होंने स्थापित कर दी और लोगों को दृष्टि दे दी कि धर्म की व्याख्या कैसे करनी है। तो विदत की अब कोई जरूरत नहीं रही। विदत की जरूरत नहीं रही तो विदत का उल्लेख होना कम हो गया, सभा समिति का उल्लेख बढ़ता चला गया और परवर्ती काल में आकर सभा समिति का भी उल्लेख कम हुआ है। कम क्यों हुआ है वो आगे के व्याख्यान में आपको मैं बताऊंगा। तो वैदिक समाज में वे सभी व्यवस्थाएं जो आज की तारीख में विद्यमान हैं, वे सब यथावत विद्यमान थीं। भूमिकाएं अलग हैं
अब आप एजिट मिलाने बैठ जाओगे तो थोड़ी होगा, लेकिन जिनको मैं कहता हूं सूत्र रूप में तो थी ना, उन सूत्रों को तो जोड़ोगे ना। आप उन सूत्रों को भी जोड़ना नहीं चाहते। अच्छा, वही वाली बात, उनके यहां जो हो रहा है वो शाश्वत है। ब्रिटेन में जब संसद का सत्र चलता है तो एक रूढ़ी आज तक अभी विद्यमान है या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अब अखबार पढ़ता नहीं हूं, टीवी देखता नहीं हूं, लेकिन हम जब तक विद्यार्थी थे, विद्यार्थी तो अब भी ही हैं, लेकिन अब थोड़ा बहुत आप जैसे बालकों के साथ बैठ के बात भी करते हैं, जब सिर्फ हम सुनते ही सुनते थे आपकी भांति, तब एक ट्रेंड था संसद शुरू होने से पहले। क्या था बता सकता है आप में से कोई? जब संसद शुरू होती है तो वहां पर एक रिचुअल होता था, अब भी होता होगा मुझे पता नहीं। आपके यहां दीपक जलता है ना, उनके यहां भी कुछ ऐसे ही कर्मकांड होता था। अरे दीपक जलना कह रहा हूं बेटा, लालटेन आती थी, पढ़ा है कहीं? नहीं पढ़ा? हाँ हमारे यहाँ भी थी, हम भी पढ़े हैं उससे, आप बीए तक पढ़े हैं, बीए फाइनल तक। क्यों आती थी? क्योंकि संसद के अंदर अंधेरा था, लाइट आएगी, वो आती थी, पहले वो रखी जाती थी, फिर कार्रवाई शुरू होती थी। ये क्या है? रिचुअल है, कर्मकांड है। हम पर हंसती है दुनिया, अजीब लोग हैं, दीपक जला रहे हैं। अब तो इतनी सारी ट्यूबलाइट जल रही हैं, मरकरी की लाइट जल रही हैं, फिर भी जला रहे हैं। परंपरा है ना, उनका निर्वहन करेंगे ना। विज्ञान तो है ही, बिना विज्ञान की थोड़ी है, लेकिन लालटेन के पीछे तो कोई विज्ञान नहीं है ना। मैं यह वही कह रहा हूं जो मैंने आपसे सुबह कालिदास कहा, पुराण मित्येव न साधु सर्वम न चापि काव्यम न मित्य पद्यम संत परीक्षांतरद भजन्ते। संत लोग उनका अनुसरण परीक्षा के उपरांत करते हैं। मूढ़ पर प्रत्ययनेह बुद्धि, जो मूढ़ होते हैं ना, हठधर्मी, वो दूसरों के कहे अनुसार आचरण करते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा का मूल मंतव्य अभिप्रेत यही है कि आप अपने अतीत को जानें, आत्मबोध से प्रकाशित हों, स्वत्व की प्रतीति आपके अंदर जागृत हो और आपके मन से यह भाव तिरोहित हो कि आप गुलाम थे, आप अज्ञानी थे, सब कुछ आकर आपको ब्रिटिशर्स ने सिखाया। यदि वे नहीं आते तो क्या होता? 2 एग्जाम्पल देकर अपनी बात पूरी करता हूं। रामविलास शर्मा 20वीं शताब्दी के बड़े आलोचक हुए, अंग्रेजी के विद्वान हैं, लेकिन सारा साहित्य उन्होंने हिंदी में लिखा है, 60 किताबें हिंदी में लिखी हैं। मार्क्सवादी हैं, 20वीं शताब्दी में उनसे बड़ा मार्क्सवादी कोई नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन अद्भुत भारत प्रेमी भी हैं। जहां पर मार्क्स ने उनके भारत के बारे में थोड़ा सा भी तल्ख टिप्पणी की है, उन्होंने मार्क्स को भी क्रिटिसाइज किया है। यह क्या है? भारत दृष्टि है, भारत प्रेम है, परंपरागत ज्ञान की व्यवहारिक प्रस्तुति है। और जो रूढ़ियां भारत में भी आ गई हैं, आएंगी, पुराना समाज है, उनको भी उन्होंने टीका टिप्पणी की है। वो बड़ी मजेदार बात कहते हैं। वो कहते हैं, जो लोग यह कहते हैं कि यदि अंग्रेज भारत नहीं आते, भाई साहब, यू मस्ट बी वेरी मच थैंकफुल टू ब्रिटिशर्स दैट दे केम टू इंडिया एंड यूनाइटेड इंडिया। वो कहते हैं, वो भूल जाते हैं कि भारत में राजनीतिक एकीकरण उस प्रकार का कभी नहीं रहा जिस प्रकार का पश्चिम चाहता था। हम ऋग्वैदिक काल में ही एक हो चुके थे, राष्ट्र की संकल्पना जन्म ले चुकी थी, राष्ट्र सुदृढ़ हो चुका था। और वो किस ग्राउंड पे हुआ था? राजनीतिक नहीं। राजनीतिक ग्राउंड पर आप एक हो गए तो लड़ाइयां होंगी ही। आपको किस ग्राउंड पर एक होना है? तो उन्होंने कहा भारत एक हुआ ऋग्वैदिक काल में सांस्कृतिक ग्राउंड पर। संस्कृति समान है, समानो मंत्र समिति समानी, सबका एक सा सोचना है, एक सा विचारना है। यह भाव ऋग्वेद में ऋषि के मन में पैदा हो गया था।
अब ये और सुदृढ़ कैसा होगा? तो मैं फिर आपसे कहता हूं 3 बड़े सूक्त हैं ऋग्वेद के, वो आपको पढ़ने चाहिए। नासदीय सूक्त, बिग बैंग की थ्योरी पर अरबों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं, ठीक है? आप नासदीय सूक्त पढ़ लीजिए, आपको पता पड़ जाएगा सृष्टि का विकास कैसे हुआ, सृष्टि का अभ्युदय कैसे हुआ, महाविस्फोट कैसे हुआ। 5 रुपए का आता है नासदीय सूक्त। दूसरा है हिरण्यगर्भ सूक्त, ठीक है, वो भी 5 रुपए का आता है। और तीसरा है पुरुष सूक्त, वो भी 5 रुपए का है। इन तीनों को पढ़ लीजिए। तो वो कहते हैं राजनीतिक एकता के स्थान पर किस एकता का भाव जागृत हुआ? कहते हैं आध्यात्मिक चेतना। आध्यात्मिक चेतना क्या है? जो मैंने सुबह कहा था, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब ब्रह्म है, जो मैं हूं वही आप हैं। तो मैं बिना बात के आपको क्यों मारूंगा, युद्ध क्यों करूंगा? मैं आपसे पूछूं, आप पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, कि द थ्योरी ऑफ डिसआर्मामेंट डिराइव्ड फ्रॉम विच बुक? किस किताब से निशस्त्रीकरण का सिद्धांत जन्मा? आर यू एबल टू नेम? क्यों? क्योंकि हमें किसी भी चीज की बैकग्राउंड पढ़ाई नहीं जाती। हमें बैकग्राउंड पढ़ाई जाए, भारतीय ज्ञान परंपरा में हर चीज की बैकग्राउंड पहले पढ़ाई जाती है, इसलिए हम चीजों के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। मैं कल तक के लिए आपको यह प्रश्न देकर जाता हूं कि मुझे बताइएगा कौन सी पुस्तक है जिसको आधार बनाकर डिसआर्मामेंट का सिद्धांत अस्तित्व में आया। मैं बता के जाऊंगा आपको। यह वह सिद्धांत है जिसने भारत को एक किया, और फिर एक पूरी संकल्पना जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ राष्ट्र, राष्ट्र की जैविक संकल्पना क्या है? अथर्ववेद जिसको कहता है माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, ये भूमि मेरी माता है और मैं इसका पुत्र हूं। यदि एक ही मां के सब पुत्र हैं तो क्या संकल्पना इमर्ज करेगी? हाँ, बंधुत्व, कुटुंबत्व, ठीक है ना? इसलिए क्यों लड़ना? मैं अपने भाई को मारूंगा क्या? और विष्णु पुराण ने आके इसको और विस्तृत किया। उत्तरम यस्य समुद्रश्चैव हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षि तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। क्या किया? हिमालय के दक्षिण में, समुद्र के उत्तर में जो भूखंड है उसका नाम भारत है, और उस पर रहने वाली जो संतति है वो भारती कहलाती है। इसलिए हम सब भाई बहन हैं, हम सब एक दूसरे का परस्पर संरक्षण करें, संवर्धन करें, ऐसा विचार विकसित हुआ। और इसके लिए उन्होंने ऋण त्रयी की संकल्पना विकसित की। महाभारत आकर इसको ऋण चातुर्य भी बोलता है। वो राष्ट्र ऋण और जोड़ देता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 हो गए ना? क्या हम सस्टेन कर पा रहे हैं? आप 19 कर लेंगे, कल परसों 21 कर लेंगे, दुनिया सस्टेन नहीं होगी। मैं लिख कर दे सकता हूं। ये वेदों की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी की तरह। दुनिया सस्टेन करेगी तो ऋण त्रयी के अवधारणा पर। ऋण त्रयी क्या है? ऋण त्रयी के आचार और विचार को मिला लीजिए, सस्टेनेबिलिटी के 17 की 17 गोल उसमें समाहित हो जाते हैं। इसलिए मैंने कहा, इसलिए थ्योराइजेशन ऑफ कंसेप्ट नहीं हुआ भारत में, क्योंकि भारत में सब कुछ जीवन का हिस्सा बना दिया था। पंच महायज्ञ और ऋण त्रयी और माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या की संकल्पना।
आत्मन प्रतिकूलानी, अयम निज परो वेत्ति, ये सारे सूत्र विकसित हो गए थे। इन सूत्रों को देश काल परिस्थिति के अनुसार खोलने की आवश्यकता थी। भारत यह लंबे समय से करता रहा। रामविलास शर्मा यही कहते हैं कि अंग्रेज भारत नहीं आते तब भी भारत विकसित होता, और हो सकता है भारत इससे ज्यादा विकसित हो गया होता, क्योंकि 18वीं शताब्दी तक तो भारत लीडर था ग्लोबल। इन्होंने तो आके हमको पीछे खींचा। 1838 में ऑन द एजुकेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, चार्ल्स ट्रेवलिन का जो डॉक्यूमेंट है उसके पृष्ठ क्रमांक 38 पर वो यही लिखता है, अवर मेजर कंसर्न इज नॉट टू टीच इंडियंस बट टू अनटीच देम बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ नॉलेज। हमें इनको पढ़ाना चिंता नहीं है, हमारी बड़ी चिंता है इनको अनपढ़ बनाना। जो ये पढ़ा लिखा है उसको भुला देना। क्यों भुला देना? क्योंकि ज्ञान बहुत है इनके पास। जब तक ये अपना ज्ञान नहीं भूलेंगे तब तक हम भारत को गुलाम नहीं बना सकते। और यही चार्ल्स ट्रेवलिन का साला मैकाले अपने घर पत्र लिखता है कि मैं इस शिक्षा के माध्यम से एक ऐसी जनरेशन भारत में खड़ी कर देना चाहता हूं जो रंग रूप में तो भारतीय होगी लेकिन सोचेगी हमारे जैसा। हम कल रहें या ना रहें, प्रकारांतर से हम ही इन पर शासन करेंगे। 2014 के बाद यह परिदृश्य बदला है, जिसको गार्जियन लिखता है अल्टीमेटली ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया, क्योंकि अब भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की परंपराएं शुरू हुई हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा इज नॉट जस्ट टू पास योर टाइम या किल योर टाइम, इट इज ए प्रोसेस बाय विच यू कैन fill yourself as a Vishwaguru global friend.